गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के बारे में। हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर हमने देखा बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स क्या है, फिर हमने देखा रेयर स्पीसीज़ क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो तरह का होता है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में तो प्लांट और एनिमल्स को जहाँ उनके ग्रोइंग रीजन में ही कंजर्व किया जाता है, जबकि एक्स सीटू में जीन बैंक एट्सेट्रा में प्लांट्स को या उनके रिसोर्सेज को बाहर ले जाके कंजर्व किया जाता है। अब आज के लेक्चर में हम जानेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। इन सीटू कंजर्वेशन में मुख्यतः आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, जहाँ प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटाट्स में, प्लांट्स, एनिमल्स और सारी बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल हैबिटाट्स में ही कंजर्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना जाते हैं तो हमको जानना होता है कि वो है क्या। तो हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं कि वो होते क्या हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो नाम दिया गया है, ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ये एक यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व में एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल हितों को संरक्षण का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप जो अपने आप में यूनिक हैं और वहाँ की फ्लोरा और फौना वहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और वो बहुत अधिक एरिया में पाए जाते हैं, भले ही वो टेरेस्ट्रियल हो या मेराइन हो या कोस्टल हो या दोनों के कॉम्बिनेशन हो, उन एरिया को कंजर्व किया जाता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप्स को कवर किया जाता है जो कि स्थलीय या जलीय या दोनों का बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, जहाँ की बहुत सारी स्पीसीज ओरिजिनली ग्रो करती हूँ। फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, जैसा कि हम सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहे, सोशल डेवलपमेंट भी रहे और एनवायरमेंटल का कंजर्वेशन भी हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में और उसके साथ जो कल्चरल वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ जो नेचर है, उन सब में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है। नेचर भी कंजर्व रहे, कल्चरल वैल्यू भी कंजर्व रहे और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी हो। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व हैं स्पेशल एनवायरनमेंट पीपल और नेचर के लिए देते हैं, और वो लिविंग एग्जांपल्स हैं इस बात के कि किस तरह से ह्यूमंस और नेचर एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर सकते हैं और एक दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए रह सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ये वो कल्चरल और नेचुरल लैंडस्केप्स हैं वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाई जाती हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साथ साथ हो सके, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व के डेजिग्नेशन का क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया या जो बेसिक होते हैं वो क्या क्या हैं। वो ये हैं कि जो साइट होती है वहाँ पे एक कोर एरिया होता है जो कि प्रोटेक्टेड होना चाहिए और जहाँ पे कम से कम डिस्टर्बेंस होना चाहिए नेचर कंजर्वेशन के हिसाब से। जो कोर एरिया होता है वो जियोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके, उस पॉपुलेशन के सभी ट्रॉपिक लेवल्स को। हमने इकोसिस्टम पिरामिड्स देखे थे, उसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं। उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वो ऐसी जियोग्राफिकल यूनिट होती है जिसमें सभी ट्रॉपिक एनिमल लेवल्स की वेजिटेशन और एनिमल्स रहते हैं और उनको कंजर्व किया जा सकता है। इसमें एक और ज़रूरी बात होती है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लोकल कम्युनिटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो एम होता है वो ट्रेडिशनल, ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग
का भी कंजर्वेशन होता है कि वो और प्लांट्स और एनिमल्स या एनवायरनमेंट के बीच में हार्मनी हो, दोनों की समान रूप से रक्षा हो सके। तो क्राइटेरिया क्या क्या हुआ है? क्राइटेरिया में मुख्यतः बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र स्थानीय कोर एरिया आता है, जो कि प्रोटेक्टेड और मिनिमल डिस्टर्ब एरिया होना चाहिए। दूसरा, ये एक ऐसी बायोजियोग्राफिकल यूनिट होती है जिसमें सभी ट्रॉपिक एनिमल्स के प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। इसके अलावा इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो ट्राइबल्स और रूरल लोग रह रहे होते हैं उनका जो एनवायरनमेंट से रिलेशन होता है, हम सब जानते हैं कि ट्राइबल और रूरल लोग होते हैं जो मुख्यतः फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो इस तरह से इनको कंजर्व किया जाता है कि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन भी हो सके और उनके हितों की भी अनदेखी ना हो। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा बायोस्फीयर रिजर्व का। पहले हमने जाना बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उसको बनाने के एम्स क्या हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले और जो सबसे केंद्र और सबका इम्पॉर्टेंट एरिया होता है वो होता है कोर एरिया। ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसमें अनेक एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इकोनॉमिक स्पीसीज़ के वाइल्ड रिलेटिव्स को कंजर्व करते हैं, साथ ही साथ वो उनके जेनेटिक रिजर्वायर को भी कंजर्व करते हैं। ये जो कोर जोन होता है ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो कि नेशनल पार्क या सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया की तरह से ही इनको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का प्रोटेक्शन प्राप्त है और इसको ह्यूमन इंटरफेरेंस से पूरी तरह से मुक्त रखा गया। मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एंटर नहीं हो सकता। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें एंडेमिक प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं। ये इकोनॉमिक स्पीसीज़ के वाइल्ड रिलेटिव्स को कंजर्व करता है और साथ ही साथ जेनेटिक रिजर्वायर को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो कोर जोन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोटेक्शन प्राप्त है। दूसरा होता है उसके बाहर बफर जोन। बफर जोन जो होता है वो कोर जोन को सराउंड करता है और इसकी एक्टिविटी इस तरह से मेंटेन की जाती है कि कोर जोन की पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो सके। इसके अंदर जैसे कोर जोन में तो ह्यूमन एंट्री बिल्कुल बैंड होती है, जबकि बफर जोन में कुछ मात्रा में ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है, जिसमें रिस्टोरेशन, एक सीमित मात्रा में टूरिज़्म, फिशिंग, ग्रेजिंग आदि की अनुमति होती है, पर वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसका कोर जोन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो। इसके अलावा इसमें रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की भी लिमिटेड मात्रा में परमिशन होती है। तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन। तो 3 जोन हुए, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। यह वो जो जोन ऑफ कोऑपरेशन होता है जहाँ पे ह्यूमन वेंचर्स और कंजर्वेशन दोनों हार्मनी में रहते हैं। इसमें सेटलमेंट्स, क्रॉपलैंड्स, मैनेज्ड फॉरेस्ट और रिक्रेशनल एरिया या इकोनॉमिक यूज़ के एरिया होते हैं। तो 3 एरिया में सबसे सेंटर का कोर जोन, जहाँ एनिमल्स और प्लांट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ परमिटेड नहीं होती। फिर बफर जोन, जो कि कोर जोन और बाहर की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बीच में बफर की तरह से काम करता है, वहाँ लिमिटेड एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं। फिर ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे लिमिटेड मात्रा में खेती, सेटलमेंट्स आदि परमिटेड होते हैं, पर वो इस तरीके से होने चाहिए कोर जोन को किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, अब उनका फंक्शंस। बायोस्फीयर रिजर्व्स के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं वो है कंजर्वेशन। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के जेनेटिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होता है, एंडेमिक स्पीसीज़ का कंजर्वेशन होता है, इकोसिस्टम्स का कंजर्वेशन होता है और लैंडस्केप्स का कंजर्वेशन होता है। इसके अलावा ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी बचाता है। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ कल्चर एंड ट्राइबल के कस्टम्स को, जैसा कि मैंने बताया था, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो कंजर्वेशन 3 लेवल पे हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स के जेनेटिक रिसोर्सेज, एंडेमिक स्पीसीज, इकोसिस्टम्स और लैंडस्केप्स। फिर ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाना, वाइल्ड लाइफ और कल्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल्स का भी प्रोटेक्शन होता है। मतलब उन जातियों के का भी प्रोटेक्शन होता है जो जंगल से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। फिर दूसरा हो गया डेवलपमेंट में इसमें इकोनॉमिक और ह्यूमन ग्रोथ दोनों को प्रोटेक्शन करते हैं, सस्टेनेबल लेवल पे या सोशियो कल्चरल इकोलॉजी लेवल पे। इसका मेन पर्पस होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीनों पिलर्स को मजबूत बनाना, जो कि है सोशल,
जो कि है इकोनॉमिक और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सीधा सीधा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स होती हैं, जहाँ सोशल यानी वहाँ रहने वाले ट्राइबल्स और उनका प्रोटेक्शन होता है, इकोनॉमिक मतलब डेवलपमेंट भी थोड़ी मात्रा में परमिटेड होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन तो होता ही है। मतलब इस एरिया में डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट, इसका एक और काम होता है रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोशन देना, एनवायरनमेंट एजुकेशन को, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, और नेशनल एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व के पर्पस हो गए कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में देबांग, असम में मनास, फिर असम में ही है डिब्रू सेखोवा, मेघालय में है नोक्रेक, मध्य प्रदेश में है पन्ना, मध्य प्रदेश में ही है फिर पचमढ़ी, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है अचनकमार अमरकंटक, फिर गुजरात में है कच्छ जिसका कि लार्जेस्ट एरिया है इंडिया में, उड़ीसा में है शिमलीपाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में अगस्त्यमाला, तमिलनाडु और केरल में है नीलगिरी जो कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये हुए कितने हैं। फिर इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने सबसे पहले डेजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व दिया उन नेचुरल एरिया के लिए जहाँ डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जिसके कि बहुत मिनिमम सेट ऑफ क्राइटेरिया होते हैं, मतलब वो सब कंडीशंस ज़रूरी हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बनाने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। पूरे विश्व में टोटल 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि 122 कंट्रीज़ में हैं। इनमें से 20 जो हैं वो ट्रांस बाउंड्री में हैं, मतलब 2 कंट्री में मिला के हैं। फिर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है हम थोड़ा सा ये जान लें। ये 1971 में हुआ था। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर यह एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो कि पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप के लिए साइंटिफिक बेसिस देता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम नेचुरल और सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, ह्यूमन लाइवलीहुड को इम्प्रूव करता है, शेयरिंग बेनिफिट, नेचुरल मैनेज्ड इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि और साथ ही साथ इसलिए इस कंसेप्ट को बढ़ावा देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ रह सकते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा, इंडिया में ऐसे 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनका कि रिकॉग्निशन इंटरनेशनली हुआ है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। ये है नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरवन, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी, शिम्पलीपाल, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमाला और कंचनजंगा। फिर आता है लास्ट में बायोस्फीयर कंजर्वेशन। इंडिया में एक बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1986 में चलाया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न बायोस्फीयर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अब हम देखें कि आगे क्या तरीका हो सकता है। लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल्स फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे स्पाइसेस आदि बायोस्फीयर रिजर्व से प्राप्त होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एरिया होते हैं। इसके गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हुआ बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स और सेंचुरी के बारे में। थैंक यू।